कि हम आगे वाले दिनों में कोई ऐसा आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। पीछे से जिस तरह का मदद चीन ने दिया इस बार, वो हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सीरियस मसला है। आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। हमने बहुत कुछ गलतियां करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं। आज कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के यू कैन नेवर राइज। आज के हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया हमें सोचना है आराम से कि हुआ क्या है, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट। खास तौर पे हमारे साथ तो उन्होंने इतना अन्याय किया, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति वो बोलते हैं, मैं समझता हूँ किसी और प्रधानमंत्री के प्रति नहीं बोलते। इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने बिना लड़ाई लड़े हुए। तो अगर आप कहते हो कि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 11 साल में आपने किया क्या? अब हमारी एयरफोर्स देख लीजिए, हमारे पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हमारे जो राफेल है वो 2.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, और J-35 चीन पाकिस्तान को देगा, दैट इज द 5th जनरेशन। उन्होंने ऑपरेशन, मेरी एक ओपिनियन है इस पर, जब आपकी मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक अपना विश लिस्ट दिया कि ये हमें चाहिए, और उसमें जैसा आपने कहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी था, वो हमें चाहिए और चीन देगा। तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खतरे में है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है। आज के दिन हिंदुस्तान उस स्थिति में नहीं है कि खड़ा होकर ये कह सके कि हम तुम्हारे साथ मुकाबला करें। प्रवीण जी, आप तो अपने क्या कहें आपसे, आप चर्चा करते हैं, उससे मेरा ख्याल काफ़ी लोग हिल भी जाते हैं। आप ऑथर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, और साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में जियो पॉलिटिक्स हैं, बड़ी अच्छी तरह से आप समझते हैं। और पिछले 13 साल में आपने बहुत से काम किए, और अभी आप को फाउंडर ऑफ फोर्स मैगज़ीन हैं, तो आपको इन चीज़ों की बहुत जानकारी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमेरिका का चीन के प्रति रवैया बदल गया है, अमेरिका का भारत के प्रति रवैया बदल गया है, और जो पाकिस्तान के प्रति नहीं बदला, पाकिस्तान के प्रति दूसरी तरह से बदल गया है। इस तरह से बदला है वो हमारे हित में नहीं है। नहीं, पर पिछले जो झगड़ा हुआ, जो हमारा पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें देखो हमें साफ अब जाहिर है कि चीन पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा था और करता रहेगा। तो एक विवाद तो हमारे सामने सुरक्षा के संदर्भ में ये है कि हम आगे वाले दिनों में कोई ऐसा आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। ये मेरा अपनी राय है। आपकी राय एकदम सही है। देखिए, चीन और पाकिस्तान में जो एक स्ट्रैटेजिक नेक्सस था, ये काफ़ी पुराना है, 60s का है। लेकिन इस बार जो 88 घंटे का जो रहा युद्ध कहिए या जो भी कहिए, उसमें जिस तरह से चीन ने ऑपरेशनल कल्यूजन किया, बैटलफील्ड कल्यूजन किया, और इसके बारे में कई जनरल्स ने पब्लिकली कहा है, सर्विंग जनरल्स ने कहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड रहा। अगर अब आगे कभी भी पाकिस्तान से कुछ होता है तो हमें हमेशा सोचना पड़ेगा चीन पीछे है। बिल्कुल। और पीछे से जिस तरह का मदद चीन ने दिया इस बार, वो हम लोग उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सीरियस मसला है। प्रवीण जी, क्या आपका ख्याल है इसके बारे में? सवाल ये है कि आज के दिन हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति है, वो किस मोड़ पे हम खड़े हैं? देखिए, आज हमारी जो हालत है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, ये इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बुरी कभी नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतनी बुरी है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि आज जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं है, वो मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। उसमें दो बातें हुई हैं। पहली बात, 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं अब दुनिया में। अब पहले एक होती थी, अब अमेरिका आ गया है, चाइना आ गया है, रशिया आ गया। 2 होती थी कोल्ड वॉर में। हाँ, कोल्ड, उसके बाद यूनिपोलर मोमेंट आया है। यूनिपोलर आया आफ्टर दी 1991 से लेके मैं मानता हूँ 2012 तक। कुछ लोग 2017 मानते हैं, मैं 2012 मानता हूँ। तो आज 3 एक तो बड़ी ताकतें आ गई। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि जो सारी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होती थी, मतलब दुनिया का कोई भी काम होता था, फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, वो सब कुछ होता था अमेरिका और यूरोप में।
बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना अब वो हमारे पास आ गया है। ये दूसरी बड़ी बात हुई है। अच्छा, तीसरी अब बड़ी बात क्या हो गई है कि आज इंडिया के पास वो मौका है इस नए माहौल के अंदर कि आपको एक बड़ी ताकत नहीं है, आपके पास तीन है, तो आप सोच सकते हैं मुझे क्या क्या करना है। जी। हमने क्या किया है, आज जैसे मैं बता रहा था, हमारी दोनों जो बॉर्डर्स हैं वो लाइव पड़े हैं। सही बात। अब क्यों लोगों की समझ में नहीं आया कि चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। उसका कारण बहुत सीधा है। जिसने भी ध्यान से 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन को पढ़ा है, जब हमने 300 हटाया है, 370 की जिक्र कर रहे हैं। वो बात ही वही है, बात ही वही है सारी। क्यों? उसका कारण क्या है, हमने नक्शे बदल दिए। हमने नक्शे बदले और हमने कहा अक्षाई चिन्ह अब जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, आ गया। 11 अगस्त को आप चेक कर सकते हैं डेट को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर गए थे चाइना, अच्छा। वांग ही को बताने के लिए कि देखिए इसका ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है जो हमने नक्शे बनाए हैं। उसने कहा नो वी डोंट एक्सेप्ट इट, दिस इज कार्टोग्राफिक एग्रेशन। अच्छा। सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके बाद क्या हुआ है, जिसने भी इसको फॉलो करा है, दोनों की एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। पर तो ये सब कुछ क्लियर था, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जोर देना चाहूँगा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर किसी भी मुल्क को तरक्की करनी है और हमें करनी है, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.5 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ है, 800 मिलियन पीपल दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो बहुत गरीब है, खाना भी नहीं है उनके पास। तो हमें पीस चाहिए, पहली बात ये है। बिना पीस के डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जो हमारे विदेश मंत्री है कहते रहते हैं कि हमारा राइज होगा, इंस्टेबिलिटी में वो नहीं होगा। आंतरिक सुरक्षा पहले चाहिए। देखिए, यू वांट पीस इन द रीजन। आज ना तो चाइना के साथ पीस है, ना पाकिस्तान के साथ पीस है, दोनों एक साथ है। तो पहले तो आप उसको सोचिए, फिर आप ये सोचिए जब आपके नॉर्मल रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के साथ। 2025 के आंकड़े देख लीजिए, $150 बिलियन का ट्रेड हुआ है दोनों में, सॉरी 155 का, जिसमें 116 चाइना से हमने खरीदा है। दैट मीन्स ट्रेड हो रहा है छोटे लेवल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है चाइना की। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है। अब मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, अगर आपका सवाल होगा मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, जो बॉर्डर का मसला है, इसमें हमने बहुत कुछ गलतियाँ करी हैं जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं आज। तो आज सिचुएशन ऐसे आ गई है, चीन हमसे कह रहा है, रशिया हमसे कह रहा है हम आपकी मदद करेंगे। चाइना इज टुडे द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। चाइना इज सो बिग कि जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, यूके का प्राइम मिनिस्टर है, फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर है, अभी स्पेन का प्राइम मिनिस्टर है, दे ऑल आर गोइंग देयर। They are members of G7, they are member of NATO, they all are going there to do business. Why can't we do business with China? We can. China is not saying कि हम जो है उसको आपको हम यही करेंगे। वो कह रहा है कि म्यूचुअल बात करिए। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंसान नक्शा देख ले, बिना नॉर्मल रिलेशंस पाकिस्तान के यू कैन नेवर राइज। आई कैन एक्सप्लेन दैट ऑन अ मैप ऑल्सो, बिकॉज द कनेक्टिविटीज ऑल गो देयर। It is sitting at such a place. तो आप सबसे so पहले, what I am saying is we need peace. We need a government just and then a new way of thinking also. Exactly. See, it's okay to do. देखिए, हमने करा है with EU, अपना FTA करा है हमने EU के साथ, ठीक है। EU is a $20 billion economy. Correct. मान लिया। अच्छा, EU is fragile. The future of EU is uncertain. Why am I saying that? जो यहाँ पे हुआ है, उसके बाद ये 27 नेशंस हैं EU के, 24 वो लैंग्वेजेस में पहले तो वो उसको ट्रांसलेट करेंगे, उन सब कंट्रीज़ को भेजेंगे, फिर वो उसको स्टडी करेंगे, फिर वो उससे बताएंगे साहब हमें ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद उनके पास आएगा। देखिए, आज EU की हालत ये है, ब्रसल के अंदर EU का हेडक्वार्टर्स भी है और ब्रसल में NATO का हेडक्वार्टर्स भी है। देयर इज कंप्लीट अनसर्टनिटी देयर। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन NATO and the EU people are not interested in collective security with Russia। के हिसाब से पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ हमारा रवैया थोड़ा हमारा बदलना चाहिए। हमें सोचना है आराम से कि हुआ क्या है, और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ऑनेस्ट कि हमने क्या किया है, अगले ने क्या किया है, क्या हुआ है। इफ वी डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट,
If there is a line that everybody wants to toe, then there cannot be peace in the region. Simple. वो प्रेसिडेंट ट्रम्प मडूरो को वेनेजुएला से आके ले जाते हैं, जो फैसला करते हैं एक तरफिया करते हैं किसी भी देश के प्रति, और ख़ास तौर पे हमारे साथ तो उन्होंने इतना अन्याय किया, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के प्रति वो बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि किसी और प्रधानमंत्री के प्रति नहीं बोलते, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और इधर चीन के साथ भी विवाद है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका अल्टीमेटली हल क्या है, हम करें क्या? ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं हो रही है, ये क्वालिटेटिवली बहुत डिफरेंट था, और अभी भी इस जो सिचुएशन है वो हमारे हक पे नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, बॉर्डर स्टेबल हो गया है लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है। जी हाँ। जो डिप्लॉयमेंट हुआ, 6 विंटर्स हो गए हैं, डिप्लॉयमेंट अभी बरकरार है और वो कम नहीं होने वाला है। और उसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया, और जो चीन का जो रुख है उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं देखी है। प्रवीण जी, ये बताइए कि वाकई में गलवान में जो भी हुआ, जैसे नरावने जी ने कहा कि भाई चर्चा CCS में भी हुई, लेकिन उसका कोई आगे कदम नहीं उठाया गया, और इस बीच जो नरावने जी ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित है वो करिए, तो क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको 2 मोटी बातें बताता हूँ। पहली बात, 15 जून 2020 को गलवान किलिंग्स हुई। जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। 19 जून 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा कि कोई आया नहीं है। जी हाँ, ये कहा। इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने बिना लड़ाई लड़े हुए थोड़ा आगे चलिए। उसके बाद क्या हुआ, 2 चीज़ें हो रही थी, एक फौज में हो रही थी और एक डिप्लोमेसी और PMO में हो रही थी। वो क्या हो रही थी कि इमीडिएटली इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई ऑन द साइड ऑफ डिप्लोमेसी, वो हुआ 10 सितंबर 2020 का जॉइंट स्टेटमेंट मॉस्को में। ठीक है। जयशंकर और वांग ही ने मिलके किया। अच्छा। ये डेट्स याद रखिए। ठीक है। 10 सितंबर को हुआ। इसके 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि हम बॉर्डर एरियाज की बात करेंगे। अच्छा। और हमने उसमें साइन किया है, जयशंकर ने किया है। अच्छा। इसका मतलब है LAC की तो बात ही नहीं हो रही, तो बफर जोन तो होंगी, तभी तो आप बॉर्डर एरिया पे बात करेंगे। तो उस समय हमने तय कर लिया था, उनको साइन करके दे दिया, क्योंकि हम डर रहे थे कि लड़ाई ना करनी पड़े। जयशंकर ने खुद बोला है कि छोटी इकॉनमी है, हम नहीं लड़ सकते। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ बात हुई है डिसएंगेजमेंट की। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि नए CBM होंगे, हम राजी हो गए, ये हमने तय कर लिया। अच्छा, ग्राउंड पे क्या हो रहा था, ये बात जो है, क्योंकि ये जो जब साइन हुआ है 10 सितंबर को, ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब इमीडिएटली आफ्टर गलवान वी गॉट इन टच विद मॉस्को दैट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ RIC, which is Russia, India and China, you come and help us. And they helped us. So in the presence of Sergei Lavrov, this joint statement was signed. अच्छा, अब ये जब हो रहा था, हम इसमें टाइम लगता है होने में। जी हाँ। ये जब हमने ये तय कर दिया ये होगा, हमारी फौज को ये कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है ग्राउंड पे। वो ग्राउंड पे अपना काम कर रहे थे। ग्राउंड के ऊपर उनको मौका मिल गया 29 और 30 अगस्त को। जी हाँ। हाँ? जी हाँ, सही बात। उस समय के टाइम पे इन्होंने क्या किया, जो नरावने थे वो उनको बताया गया कि देखिए ये माल्डो से उनका कैंटोनमेंट है, उनके जो है फौजी वगैरह, इन्फेंट्री, टैंक तो बाद में आए। अच्छा। इन्फेंट्री आ रही है, ये बताया गया। एंड देन ही रिक्वेस्टेड द चाइना स्टडी ग्रुप कि आप उसको 30 तारीख को प्रीपोन करके आप 10:30 बजे इस पे बात कर लीजिए। तो उस पर बात हो गई। चाइना स्टडी ग्रुप, नॉट CCS। अच्छा। उस देखिए वो 2 अलग चीजें होती हैं। चाइना स्टडी ग्रुप सर्व एडवाइजरी होता है। जी हाँ, जी हाँ। CCS डिसीजन लेता है। तो ना तो उसमें CDS मौजूद था बिपिन रावत, और ना प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। राइट। तो वहां पे ये बात उठी, और ये लिखा है नरावने ने अपने आर्टिकल में, जो ये कैरावा में छपा है, किताब तो मेरे पास भी नहीं है, कैरावा के आर्टिकल में सब लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, कि वहां पे ये तय करके ये बताया गया कि ठीक है, देखिए अगर बहुत ज़्यादा होगा सेल्फ डिफेंस में आप हथियार चला सकते हैं, क्योंकि नरावने ब्रॉट अप दिस सब्जेक्ट कि गलवान में उनके पास हथियार थे, उन्होंने चलाए नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप ये कर लीजिए। तो उससे क्या हुआ कि 30 तारीख अगस्त की रात को हमारी इंडियन आर्मी ने जाके कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई कर लिया, साउथ बैंक पेंगोंग सो। इसलिए
30 तारीख की रात को, 31 की रात को, 31 की रात जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है जोशी, जनरल जोशी, he saw these tanks coming And then he informed Naravane. 8:15 in the evening he informed Naravane कि ये हो गया है भाई। तो नरावने ऑब्वियसली, बिकॉज उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप शॉट नहीं चलाएंगे विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द टॉप पर्सन, दैट मींस प्राइम मिनिस्टर, naturally. so he obviously first of all he should have had a hotline with the prime minister if this sort of a thing is going on। चलिए he contacted defense minister, चलिए ठीक है, he contacted everybody, डोवाल साहब, अगले 2 घंटे तक he was contacting everybody, और उनके टैंक एडवांस कर रहे थे, 4 टैंक आ रहे थे। तो 10:30 बजे फिर 10:30 बजे उनको बताया गया कि आपको जो है आप जो उचित है करिए, उचित। अब देखिए ये जो चीज़ होती है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। अब जो सेना अध्यक्ष है वो तय नहीं कर सकता वॉर, क्यों नहीं कर सकता? वॉर इज नॉट अबाउट समथिंग हैपनिंग, इट्स इंटरनेशनल फॉल आउट। क्या करना है, नहीं करना है, सप्लाईज कहाँ से आएंगी, 10 मसले हैं। आपका ख्याल नहीं कि भाई प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को ये स्टेटमेंट करनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था, अब वो क्यों नहीं किया, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर उनको अगले 5 दिन में वो साइन करना था। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर को होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से पूछते कि आप मुझे बताइए ऑप्शंस क्या है हमारे पास। हाँ, ऐसा ही होता है। और फिर वो बताते कि साहब ये 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री को हमें फैसला देना था कि देखिए साहब ये करना है। उनको ये कह देना, दैट मीन्स बेसिकली ही हैज बीन फैसला पॉलिटिकल होता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन आर्मी करती है। आर्मी चीफ वाज टोल्ड दैट यू टेक ऑल द रिस्पांसिबिलिटी, व्हिच ही कांट डू दैट। खास तौर पे यूपीए सरकार के द्वारा, सरकार में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है टोटल डिफेंस बजट का, वो लगभग 39% रहा है, एज अपोज टू एनडीए विच इज़ 26%। मतलब कि इन्होंने इतनी तवज्जो भी नहीं दी अपनी सिक्योरिटी की। पहली बात तो ये, मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ डिफेंस वो भी कम। तो अगर आप कहते हो कि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 11 साल में आपने किया क्या? We have 2 neighboring countries acting in collusion, और वो जो थिएटर है वो एक थिएटर 1.5 थिएटर हो जाता है, दोनों साथ मिल जाता है। जैसा हमने देखा ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो देखा, उसमें अगर हम लोग जो रक्षा पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है नहीं बढ़ाएं और ये एक्सपेक्ट करना कि हम फुल फ्लेज्ड डेटरेंस कर पाएं, और उस समय जबकि जो हमारा चैलेंजेस है हर तरह से बढ़ गया, वो जो सीमा पर सब चैलेंज बढ़ गया, जो लार्जर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इट हैज़ बिकम मोर एडवर्स फॉर अस, मोर चैलेंजिंग फॉर अस। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो एक्सपेक्टेशन था एक्सटर्नल बैलेंसिंग चीन और भारत के बीच में, बहुत जो हमारी काबिलियत है उसमें काफ़ी फ़र्क है, तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग करेंगे। अब देखिए एक्सटर्नल बैलेंसिंग का सोचना थोड़ा सा खतरनाक तो लग नहीं रहा, क्योंकि ऐसा देखिए, अगर आप तो हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। अब हमारी एयरफोर्स देख लीजिए, हमारे पास कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ही नहीं। हमारे जो राफेल है वो 2.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और J-35 चीन पाकिस्तान को देगा, दैट इज द 5th जनरेशन। उन्होंने ऑपरेशन, मेरी एक ओपिनियन है इस पर, जब आपकी मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। देखिए ऑपरेशन उस समय जो ख़त्म हुआ, जो 7 to 10 मई के बाद, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने एक अपना विश लिस्ट दिया कि ये हमें चाहिए, और उसमें जैसा आपने कहा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी था। तो उन्होंने मांगा कि आगे जो ज़्यादा अच्छा है वो हमें चाहिए, और चीन देगा पक्का, चीन उन्हें देगा। और रशिया हमें 5th जनरेशन अभी तक हमें नहीं मिला रशिया से। तो ये हमें देखना पड़ेगा, पाकिस्तान इज नो पुश ओवर, स्पेशली पाकिस्तान बैक्ड अप बाय चाइना। आई थिंक वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। सो वी आर फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी खतरे में है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है। अगर इस देश में अमेरिकन पल्सेस आएंगी, इस देश में GM फूड आएंगे, इस देश में ये सब आएगा, नट्स आएंगे, ऑल काइंड्स ऑफ नट्स, इस देश में एप्पल्स आएंगे अमेरिका से, तो हमारे देश का क्या होगा? देखिए ना, तो ये भी एक सुरक्षा की बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर ट्रंप इसको नज़र में नहीं रखता, क्योंकि ट्रंप का जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान से दोस्ती रहे, क्योंकि दैट्स अ स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
ठीक है ना? Exactly. So they can't afford to let not to be close to Pakistan. Exactly. Right. Can I just Ah. make two quick points? Yes, I'm please. sure you're closing the show now. Now, the first point is this is on the budget. I think the budget is fine. Fine. Yes, what we need to do is understand the war. Okay. If we understand the war, there is a great You can possibility. deploy the resources in. Please understand first of all the war. What is the war that you have to prepare for? If you see that, budgets will always be limited. First of all, you have to see what you have, make the best of it. This is one. Second thing is, please understand when we are talking of geopolitics, China is the first country whose rise has not been because of geopolitics, it is because of geoeconomics. What this means is that it is not about balance of power. It is not about spheres of influence. What the Chinese are looking at is not spheres of influence but influence. And what influence means is, no, I'm just coming to that. 149 countries of the 193 countries in the world today under the United Nations, they are on board the Belt and Road Initiative. That is where they are taking... That is dead diplomacy. No. So my point is very simple. If we don't want to understand what is going on, they are basically looking at deference from the people who they are helping, and you study all their documents very carefully. One thing is clear from this conversation कि कई राय हो सकती हैं. नहीं, राय तो होनी चाहिए, हाँ, वो तो होनी हमारी चाहिए भी. विशेषता है. हाँ, वो विशेषता है, राय हो सकती हैं, लेकिन आज के दिन हिंदुस्तान उस स्थिति में नहीं है कि खड़ा होकर ये कह सके कि हम तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकते हैं.